हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, कुछ बच्चों ने मुझे इनबॉक्स किया था कि आप थोड़ा ग्रामर पे डिलीवर करें, तो आज मेरे मन में आया कि एक लेक्चर ग्रामर पे हो जाए और इंशाल्लाह इस सीरीज़ को मैं फिर कंटिन्यू करूँगा, मतलब रेगुलरली। तो आज मैंने जो हाईलाइट्स आपके सामने लेके आया हूँ, मतलब जो टॉपिक वो टॉपिक्स है जिनको अक्सर बेशतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम्स में पूछा जाता है। Tenses, narration, modals, articles, clauses, synonyms, antonyms, pairs of words, preposition, and active and passive voice. So, my dear students, so today's topic is here that I have opted to deliver here, that is tense. Simply saying कि हर किसी को मालूम है इसका बैकग्राउंड जो है इस वर्ड का, that is Greek and that is read as pronounced as tempest. इस टेम्पस का मतलब सीधे से मतलब जो मतलब है मीनिंग है दैट इज टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दिस टाइम हियर रेफर्स टू टेंस. ओके, सो दिस टेंस इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री सब टेंसेस, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम सब ये जानते हैं, इतना मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं आपके सामने, ये तो सबको वैसे मालूम है जिन्होंने पढ़ा होगा, जो स्कूल कॉलेजेस में होंगे. अब जो मतलब टेक्निकल मसला है हमारे पास, दैट इज that I am going to say here is each of these three tenses has its four corresponding tenses. यहाँ पर चार, यहाँ पर चार, यहाँ पर चार. तो that means 4 into 3 means we should know 12 tenses. 12 tenses in all we should know here. And not only this, but these four forms have it is own four versions that are when we say assertive, negative, affirmative, negative, interrogative and negative interrogative. तो उस तरीके से हमारे पास ये सारे वर्जन्स कितनी भी बनते हैं फिर, तो ये सब हमें मालूम होने चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, अब ये भी बहुत सारे मतलब मेरे जो अजीज है वो बहुत सारे उनमें ये भी जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या है इसका. यानी मैं एग्जांपल में बताना चाहूंगा कि सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये उस पर इस तरीके से भी बहुत सबको मालूम है कि क्या है इसकी. मगर मसला है कि जब एग्जाम में हमारे सामने इन द मतलब एक्चुअल रियल पोजीशन जब हमारे सामने ये वर्ब फॉर्म्स आ जाती हैं, जब ये मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उधर. तो सो माय डियर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. डोंट वरी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक एन इजी फॉर यू. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द इशू दैट वी नीड टू रिजॉल्व हियर. सी माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो मैंने यहां पर एक चीज का जिक्र किया, दैट इज स्ट्रक्चर. That is structure of the various tense forms. In present tense we have 4 forms, in past we have 4, and future we have 4. That means 12, 4 into 3 12, and then we have furthermore 4 forms of each tense. तो ये कुल मिला के 48 बन जाती हैं. तो I should say here that I think almost every student is aware about it. If not yet, and in future he will come to know. But I think the technical issue, the technical point that perplexes us, that makes us worried during the examination is the use of verb forms. Use of verb forms while dealing with the tense. जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो हम उस वक्त ये डिसाइड करने में कभी कभी नाकाम हो जाते कि कौन सी वर्ब फॉर्म इसमें आएगी, because we can't comprehend the situation whether it is going to be past or whether it is going to be present or future. तो उसके लिए हमारे पास मतलब क्या ध्यान में रखना है, मैं उसके मतलब थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर. नंबर 1, जो स्ट्रक्चर की जो मैंने बात की, so far as the structure of this tense is concerned, स्ट्रक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं है. वहां पे स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी गिवन हियर. You have to insert the missing item only. You should get here, you have to insert the missing items. But even then you should remember what is the structure. Because if you know the structure very well,
only then you can insert the missing factor there, missing element there. Suppose in case of simple present, we use subject plus first form of verb plus object. See my dear. Or precisely shortly we write it as S plus V plus O. हम इसको ब्रीफ में लिखते हैं S plus V plus O भी, and this O is optional. If the case is going to be transitive, then O is compulsory there. That means object is compulsory. If the case is going to be intransitive, the O is then not mandatory there. It becomes optional. ओके, ये तो दूसरा इशू है. तो मैं बात कर रहा था इसकी सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ लेट अस नो दीज थ्री आइटम्स, एलिमेंट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर हियर. आई वुड लाइक टू एलॉबरेट देम वन बाय वन. व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? व्हाट इज द फर्स्ट? ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड these three elements here: subject plus first form of verb plus object. What does these three things mean for us while we are dealing with the tense, especially during examination? This subject is not going to be your subject of study, that is English, Maths, Science, etc. No, it is actually what we say here, doer of action. And if you are aware about Urdu now, subject Urdu language, this subject is known as fa'il, as it is from fa'il. उर्दू में इस फैल लफ्ज को हम इंग्लिश में काम बोलते हैं, तो उसी को हम एक्शन बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में. सो दिस सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन, हु वन हु परफॉर्म्स एक्शन. लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये सब्जेक्ट क्या माने रखता है? अब तो हमारे सामने पेपर पे कोई बंदा नहीं दिखेगा. There would not be any person doing work with a spade or shovel in his hand or axe in his hand. तो हमारे पास अब क्या तरीका है इसका समझने का? See my dear, you have to remember that this doer of action is either noun or pronoun, or we may have noun phrase. Noun phrase. You have to remember these things. These subjects are nouns, pronouns, and noun phrases as well. And I should inform you, sometimes a clause performs as a subject of verb. तो ये सब्जेक्ट जो है, ये काम फाइल जो है, ये किसको परफॉर्म करता है? ये वर्ब को परफॉर्म करता है. तो इसलिए कभी कभी इंग्लिश में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं, तो एक क्लास भी एक मतलब सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है. उस वक्त वो मैं आगे बताऊंगा आपको. सेंटेंस का थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स. तो उस वक्त मतलब आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यू बी हियर अटेंटिव हियर. तो दिस इज सब्जेक्ट, nouns, pronouns, and noun phrases. Three elements we have to remember. Let us go to verb now. What do you mean by this first form of verb? तो यहां पर मैं आपको एक चीज की तरफ लेना चाहूंगा, that you might be already aware about or may not be. So let me make you aware about it. Usually in our earlier classes, I should say 6th, 7th, 8th, up to 9th class, our teachers would say us 3 forms of verb. हमारे टीचर हमें 3 forms of verb सिखाते थे. तो अगर हम थोड़ा पास्ट को रिकलेक्ट करेंगे तो वो 3 forms of verb आज हमारे पास काम आएंगी. क्योंकि उस वक्त तो हम छोटे थे, हमारे मन में ये नहीं, जहन में नहीं था कि आगे भी काम आएंगे. हम बोले खामखा टीचर परेशान कर रहा है. नहीं, वो खामखा परेशान नहीं कर रहा था, उसको मालूम था कि आगे काम आने वाले हैं. ओके माय डियर, so those very 4 forms and the categorization of these forms here is systematically called conjugation of verbs. इसको conjugation of verbs कहते हैं.
माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर इसको कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स कहते हैं. इफ somebody asks you to conjugate a verb, then you have to give it its four forms, four versions here. And that is, the four versions are named here in grammar. That is present form, past participle, and present participle. And I should let you know that there is one more form, that is called infinitive. Yani 2 plus first form of verb. When we use 2 plus first form of, that is called infinitive form, and that is also included in this conjugation. But usually we write these three forms, and I would honestly say that my teachers won't tell me there is any fourth form, that is present participle. They would tell us normally present past or past participle. Okay, so these present, past participle and present participle, these four versions are very useful when we are going to deal with the situations related to tense forms. जब एग्जाम में हमारे सामने टेनिस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चार फॉर्म्स अगर हमारे मन में, अगर हमारे दिमाग में बैठी हुई है, तो वी आर सक्सेसफुल. अगर हमारे दिमाग में बैठी हुई नहीं है, तो हम अटकते हैं उधर, बिल्कुल एकदम फंस जाते हैं. मतलब मैं इस चीज को खुद मतलब रियलाइज कर गया हूँ व्हेन आई वाज इन माय अर्लियर क्लासेस, आई कैन से. Okay, my dear, see this present form. Let me write here a word. Write itself. मैं एक वर्ड को आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पर. 2-4 वर्ड्स एक्चुअली मैं शेयर करूंगा और जिनको मैं कंजुगेट भी करूंगा. तो you see here. Let us see write, wrote, written, and writing. Okay, dear students, these four words you should know. Yeah, so I was telling you, write, wrote, written, and writing. These are the four versions of a verb form, that is basic form, that is write. Right. This is actually what we say in linguistic study. We should say it is root word. It is root word. And what are then others? Others are derivatives according to the rules of grammar. तो आपको मैं बताता चलूं कि जब हम नाउन फॉर्म्स को देखते हैं, तो वहां पर हमारे पास सिंगुलर प्लूरल आ जाते हैं. That are also derivatives. तो यहाँ पर wrote is past form of write, and this root word write has two versions here. ये जो root word write है, इसके two versions हमारे पास अवेलेबल है in grammar. That one is write itself, and next is writes. तो अब हमें यहाँ पर इन दो वर्ड्स के बीच में अंतर मालूम होना चाहिए कि किस वर्ड को कहाँ पे हम मतलब यूज करेंगे. राइट को किसके साथ और राइटिस्टिक को किसके साथ. दिस इज वन क्वेश्चन हियर व्हेन वी आर आस्क्ड अबाउट दिस यूजेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर इट हियर. You look here. I am going to show it here. So far as these two versions, when we have the subjects, अभी मैंने subjects का जिक्र किया. Subjects are nouns or pronouns. चलिए फिलहाल हम pronouns की बात करेंगे, फिर हम nouns की बात करेंगे. तो हम pronouns को जब देखते हैं तो आपको भी मालूम होंगे pronouns क्या है. I, we, you, they, he, she, it. These are what we say subjective pronouns who perform as subjects in the context of English. जो as subjects काम करते हैं. फिर बाकी है objective pronouns है, reflexive है, मतलब बाकी है. तो लेकिन ये जो है ये as subjects perform करते हैं. I, we, you, they, he, she and it. फिलहाल तो इनकी बात करेंगे. तो अगर हम इन दो वर्जन्स को अब रिलेट करेंगे इनके साथ जो ये प्रोनाउंस है, तो उसको मैं थोड़ा आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द connectivity, the relation between the subjects and the verb forms. Okay, my dear, let us see this.
जब हम इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे और इनको एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, जो मेरे भाई बहन जिन्होंने बीएड किया होगा वहां पर एक ला है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, तो हमें चीजों को एसोसिएट करना हमें चाहिए जिससे ज्यादा याद रहता है। ओके, तो यहां पर है, अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स है आई, वी, यू, दे, और इसके साथ में ऐड करना चाहूंगा अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है दैट इज इन प्लूरल फॉर्म, सपोज बॉयज, गर्ल्स, मैन, स्टॉल्स एटसेट्रा, तो अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हम इन सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, यानी द वर्ब फॉर्म दैट इज विदाउट एस। इस एस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में, खासकर जो लैंग्वेज स्टडी है, जिन मेरे यहाँ पर वो भी मतलब इस वीडियो को देखने वाले होंगे जो खुद इंग्लिश नोइंग होंगे, तो हमारे पास जब हम ये एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करते हैं एक वर्ड के पीछे, तो इनको हम मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लेक्शनल एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर इन्फ्लेक्शंस, यूजुअली वी कॉल सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस एटसेट्रा। तो ये राइट है विदाउट एस, ये वर्ब फॉर्म राइट विदाउट एस हमारे पास मतलब होना चाहिए, हम उसको यूज करते हैं, वी यूज राइट विदाउट एस, without inflectional element, additional s. So you should remember here, this is the usage of verb form in present simple context. Present simple की मैं बात कर रहा हूं, ये everywhere applicable नहीं है। कोई past की बात चल रही हो तो हम बोलेंगे वहां पर भी यही है, नहीं। यहाँ future की बात है तो हम बोलेंगे वहां पर भी यही है, no. It is just in case of simple future, simple present. Okay. So now the subjects are these, he, she, इट, एंड मैं यहां पर ऐड करूंगा अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास बॉय है, गर्ल है, राम है, कोई भी सिंगुलर मतलब नेम, या ट्री है, व्हाटएवर इट इज, तो अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हम इसके साथ यही राइट करेंगे इस्तेमाल, लेकिन इसके पीछे हम एस लगाएंगे, इसके पीछे हम एस लगाएंगे। दिस सिस्टमैटिक रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, दिस सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, which verb form should follow which subject. In technical senses it is called subject verb agreement, subject verb agreement, or we say it concord, more precisely we say concord, C-O-N-C-O-R-D. The concord is a concept that is going to explain, that is going to deal with the systematic relationship between subject of verb and the verb itself. How does this discourse takes place here in between it? How do they interact with each other while we are in the context of English? Okay, dear. So this was about two verb forms. Actually this was first form of verb that I was telling here. ये तो मैंने पहली वर्ब फॉर्म जो है, पहली सूरत जो पहली शक्ल है वर्ब की, उसी के मतलब मैं बोल रहा हूं। उसके दो वर्जन हमारे पास है, एक विद एस है, एक विदाउट एस है, एक विदाउट एस है। तो ये मैं आपको बताता चलूं यहां पर कि इन दो चीजों को हमें याद रखना है, इन दो चीजों को हमें याद रखना है। और अब हम आगे चलेंगे कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी राइट का अब पास्ट वर्जन में लेता हूं रोट, इसका मैं लेता हूं रोट। तो माय डियर, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम पास्ट की बात करते हैं और खासकर पास्ट सिंपल की बात करते हैं, तो पास्ट सिंपल में डायरेक्टली ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाता है, और उससे पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है until and unless we change our version from affirmative to negative or interrogative. तो अगर जब हम नेगेटिव से मतलब एफर्मेटिव से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते हैं, तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मैं फिलहाल सिंपल की बात कर रहा हूँ, एफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, हम वहां पर रोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट ऑफ राइट का इस्तेमाल करते हैं, और
फिर इससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड व्हाट इज द रूल हियर दैट इज टू बी फॉलोड विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कॉन्कॉर्ड का मसला है। तो यहाँ पर इसके एतबार से क्या हमें याद रखना है, यू शुड रिमेंबर हियर माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, यू शुड रिमेंबर हियर इन दिस पास्ट सिंपल, इन दिस past simple there is especially in past simple and when the case is affirmative, when the case is affirmative there is no limitation, there is no bondage that we should use verb wrote with s or wrote without s. So actually wrote has no s or without s version. Wrote is itself past of both write as well as wrote, ये write as well as writes, ये wrote जो है ये past version है इसका, रूट वर्ड राइट का जिसकी दूसरी फॉर्म राइट्स है, ये इसी का पास्ट है दोनों सूरतों में। जब हम नरेशन पे पहुंचते हैं तो हम वहां पर यही मसला हमारे सामने आ जाता है फिर से। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि टेंसेस क्यों मैंने इसको पहले ही चूज किया, सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि इट हैज रिलेवेंस विद नरेशन एज वेल एज वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जब हम डील करते हैं तो वहां पर भी हमें इस टेंस की जरूरत मतलब पड़ती है, ये काम वहां पर भी आता है, क्योंकि वहां पर भी मतलब हमें फिर वर्जन्स बताने चलते हैं कि कौन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, कौन सी वर्ब को किस में बदलेंगे, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव में जबकि हम बात करते हैं उसकी, तो हमें वहां पर भी नहीं पता चलता है कि हमें मतलब किस चीज को कहां पर मतलब लेना चाहिए, कि कैसे चेंज करना चाहिए। ओके, तो आई एम टेलिंग यू व्हेन द केस इज अफर्मेटिव, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के जरिए सिखाना चाहता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यहां पर सिखाना चाहता हूं। दिस इज सिंपल प्रेजेंट एंड दिस इज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे मैं यही सेंटेंस लिखूंगा और एक सेंटेंस ऐसा मैं लिखूंगा, आई राइट ए लेटर, और अब मैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ यही एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, और आप देखेंगे किस तरह, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, एंड दे राइट अ लेटर, he writes a letter, she writes a letter, and any singular subject Mohan writes a letter. See my dear students, this is present version, and especially I am talking about the verb form right. This you will see, you will notice here the shift in the verb form here. Up to here in 1, 2 and 3 sentences we have used only right, and from here we have used writes, but we should note here the subjects have changed from I, we, you, they से लेकर फिर यहाँ पर ही, शी और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। तो है इसलिए हमने यहाँ पर क्या राइटर्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने अभी पहले आपके साथ इसको शेयर किया कि व्हाई दिस इज सो, व्हाई दिस इज सो, यू शुड नोट इट ऑलवेज व्हाई इट हैपेंस सो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट मी कन्वर्ट दिस वर्जन नाउ इनटू पास्ट। तो आई से हियर आई रोट अ लेटर, we wrote a letter, you wrote a letter, they wrote a letter, she wrote a letter, Mohan wrote a letter, and we can here place he as a
because the rule is same for both are singular, third person singular pronouns. So you note here, I के साथ भी wrote, we के साथ भी wrote, you के साथ भी wrote, they के साथ भी, he, she और है मोहन के साथ भी wrote. यानी इधर the subject is singular, उसके साथ भी wrote, इधर it is plural, उसके साथ भी wrote. यानी this past simple form is universally used everywhere with the every subject. There is no subject verb bondage. तो अब अगर हम इसी की बात करेंगे, अगर हम इसमें नेगेटिव वर्जन में जाएंगे, नेगेटिव फॉर्म पे जाएंगे, जैसा कि हमारे पास जो मतलब 4 वर्जन्स होते हैं एक स्टेटमेंट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव से. ओके, तो अब मैं अगर इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करूंगा नेगेटिव में, तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट राइट ए लेटर. I did not write a letter. You can follow the same procedure here. आप सीधे इसी प्रोसीजर पे मतलब जाएंगे. This will remain same everywhere. Only the subjects will change. We, you, he, she, it. It will the structure will follow same with every subject here. तो अब यहाँ पे और एक टेक्निकल मसला हमारे सामने आ जाता है. In the examination, we usually remain at pressure, depression. हमारे ऊपर एक दबाव रहता है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अरे यार अभी मैंने पढ़ा कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो अब मेरे पास वहां पर भी 2 ऑप्शन है, तो अब मैं कौन सा. तो अब मैं देखता हूँ कि मैं पास्ट में चल रहा हूँ और मैं गलती से फिर वहां पर भी यही फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ. नो, सी माय डियर, वी हैव ऑलरेडी हियर डिड. We have already here did. That is past of do. That do is used here. That do and it has 2 versions here, do and does. Same you should remember here. I, we, you, they. These 4 pronouns are followed by do, and these 3 are whatever they are. These are followed by does. यानी I, we, you, they के साथ हम यहाँ पर डू का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और इसी तरह डज का इस्तेमाल करते हैं ही, शी, मतलब इट या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद में ये आता है जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव मसला हो. ओके, तो मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास कि हम जब इस डिड को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं रहता है कि अब आगे वाली फॉर्म कौन सी है. So my dear, you should remember, we have here that very basic form, root word, that जो मैंने पहले ही बोला था, that is actually we call in language, in linguistic research it is lexic, it's lexical word. तो यही lexical word जो है, basic word जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है वापस, क्योंकि आपको तो मालूम होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा माशाल्लाह कि auxiliary verbs, what is the function of auxiliary verbs? Auxiliary verbs help the main verb in formation of sentences while it is going on. तो अब ये अगर मतलब हेल्प करते हैं, अगर ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो किस तरीके का हेल्प करते हैं, वो ये है कि जो भी ग्रामेटिकल रूल है, टेंस का रूल है, दैट इज अप्लाइड ऑन दिस ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब देम रिमेन्स फ्री ऑफ एनी बुरी एंड टेंशन. यानी उस पे फिर कोई रूल अप्लाई नहीं हो जाता है. इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब. ये तो कम से कम मदद करता है, इसकी हेल्प करता है. क्यों? अगर कोई हमारी मदद करता है तो किस तरीके की मदद करता है, वो तो हमारे बोझ में से आधा हल्का करना चाहे ना, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब इसकी यही मदद करता है. यहाँ पर तो इस पे डायरेक्टली रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर भी है इस पे डायरेक्टली रूल अप्लाई होता है, लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब डू आ जाता है तो यहाँ पर है इसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं हो जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल अप्लाई नहीं हो जाता है. इसी तरह यहाँ पर भी फिर है पास्ट टेंस का रूल उस मेन वर्ब पे नहीं आता है, बल्कि वो डिड पे ऑलरेडी आ चुका है. वो मतलब डिड हैज ऑलरेडी adopted a rule of tense. No, now there is no need to change right into past again, यानी that is wrote. ये कंफ्यूजन अक्सर बेशतर बच्चों को हो जाता है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं उनको भी हो जाता है. तो ये ह्यूमन नेचर है, हो जाता है. लेकिन अगर हम पहले से ही इनको थोड़ा माइंड में मतलब बना के रखेंगे, इस तरह सेंटेंस बना के रखेंगे इनकी, तो फिर हमें दिक्कत नहीं हो जाएगी आगे. आई होप सो. तो माय डियर, सो व्हेन यू हैव सच टाइप ऑफ सेंटेंस इन योर एग्जामिनेशन, यानी मैं कहूंगा कि आई डिड नॉट डैश टू
market yesterday, and I am given the option go, goes, went, and I think I should write it over here rather than at the bottom, because you might not be able to visualize it, see it. लेकिन मैं फिर भी ज़बानी मतलब इसको थोड़ा जोर से बोलता हूँ और फिर भी दोबारा इसको लिखता हूँ यहाँ पे. Okay, you wait 1 minute. I will write it here for you. Okay, dear students, I was telling about this sentence. I have in my examination the statement is like this: I did not dash to market yesterday. And मेरे पास जो उत्तर है यानी जो मेरे पास ऑप्शंस है वो है do, या है does, या है did. तो अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं. 1 मिनट, सॉरी, एक्चुअली do तो यहां पर आ गया है, लेकिन मेरे पास अब ऑप्शन है write, wrote एंड writes. ओके, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो राइट, रोड एंड राइट्स हमारे पास 3 उत्तर हमारे पास यहां पर दिए गए हैं. दिस वन आई शुड गॉट हियर. ओके, जब ये इस किस्म का सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है और हमारे पास 3 ऑप्शन है इसमें भरने के लिए. कहता है कि भरना तो एक ही है, लेकिन हमें मतलब अप्रोप्रिएट वाला चूज करना है. अब हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार मैं अब राइट लगाऊं, रूट लगाऊं या राइटर्स लगाऊं, ये तो तीनों एक साथ दिखते हैं. नो, इट इज नॉट द केस. एक्चुअली अगर हम yesterday को देखेंगे, see my dear, one more technical point. Until and unless you notice some such of expressions that we normally say time adverbs, अगर आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, yesterday, last day, previous day, last month, last week वगैरह वगैरह, last year या past का कोई मतलब रेफरेंस पर्टिकुलरली दिया गया है, तो तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि हम पास्ट की वर्ब फॉर्म को यूज करें. नो, इट इज टोटली इनकरेक्ट. तो जब ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी तो हमारे पास एक सेंटेंस डेवलप जल्दी हो जाना चाहिए कि नहीं, द टॉक इज गोइंग अबाउट पास्ट. सो सर, अब मुझे पता है कि पास्ट की का मतलब जिक्र चल रहा है, तो मुझे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना चाहिए. मेरे मतलब जल्दबाजी में मैं जल्दी लगाता हूं, नहीं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज करेक्ट, सो इट इज रॉन्ग. लेकिन अब इसके बाद हमें और एक चीज याद रखनी है, दैट इज कि जब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुका है